हेलो गाइस। हमारे सामने एक स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं कि दो ब्लॉक्स आपके सामने हैं, 2 kg का और एक 1 kg का। और ये दोनों ब्लॉक अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ये एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड ये दोनों ब्लॉक्स हैं। ठीक है। तो जब भी हमें इस तरह का सिस्टम सॉल्व करना होता है तो आपको क्वेश्चन ये देगा दैट दीज टू ब्लॉक्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यहीं से नॉर्मली क्वेश्चन स्टार्ट होता है दैट दीज टू ब्लॉक्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो एक्सेलरेशन अगर कहता है तो जाहिर सी बात हम दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी भी ब्लॉक की पूछ सकता है। तो हम दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालेंगे और साथ में हम स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो भी निकालेंगे। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? आपको सिंपली सोचना है कि जो 2 kg ब्लॉक जो हवा में है वो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जैसे हम रिलीज करते हैं इसको फ्रॉम रेस्ट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये 2 kg का ब्लॉक नीचे आएगा। ठीक है, सिंपल। ये जो 2 kg का ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो इसके साथ जो अटैच स्ट्रिंग है वो भी नीचे आ रही होगी ना। अब यही स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली, देन अगेन पासिंग ओवर अ सेकेंड पुली। ये एक 1 kg के ब्लॉक से अटैच्ड है। तो 1 kg का ब्लॉक फिर किधर जाएगा? वो ऑब्वियसली इस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब हमने क्या क्या सीखा है पिछले लेक्चर्स में कि अगर स्ट्रिंग एक ही हो तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम ही होता है, एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो हम सिंपली दोनों ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे। अब इक्वेशन लिखने से पहले बस एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि लेट से अगर ये 2 kg का ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे गया तो ये 1 kg का ब्लॉक कितना डिस्टेंस जाएगा। तो उसके पीछे हमारा कंसेप्ट क्या है कि चूंकि ये दोनों ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं और स्ट्रिंग का लेंथ कभी चेंज नहीं हो सकता, तो ये जितना नीचे उतरेगा x डिस्टेंस उतना ही 1 kg ब्लॉक को x डिस्टेंस लेफ्ट जाना है। क्योंकि अगर दोनों का डिस्टेंस में चेंज होता तो फिर स्ट्रिंग का लेंथ चेंज कर जाता, तो स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं कर सकता है। तो अगर ये x लेंथ नीचे उतरेगा, आप सिंपली बस इमेजिन करो कि अगर ये x लेंथ नीचे उतरा तो x लेंथ ही स्ट्रिंग नीचे स्लाइड होगी। इसका मतलब x लेंथ ही स्ट्रिंग लेफ्ट जाएगी, मतलब x लेंथ ही ये 1 kg ब्लॉक लेफ्ट जाएगा सीधा। तो जब भी आपको दो ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से अटैच रहे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होना है। तो अगर ये x सेम होना है तो जाहिर सी बात है फिर दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होना है, वो भी सेम ही होना है। ओके। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे अब 2 kg ब्लॉक के लिए? तो 2 kg ब्लॉक पर नीचे की तरफ फोर्स क्या काम कर रही है, दैट इज 2g यानी कि 20, और टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ऊपर टी, और तो कोई फोर्स है नहीं। फिर इस 1 kg ब्लॉक पर, तो ये 1 kg ब्लॉक का मोशन किधर दिखाई दे रहा है आपको? ये मोशन ओवर दिस प्लेन है। ठीक है। तो 1 kg ब्लॉक पर ग्रेविटी तो काम करेगी, लेकिन ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी ग्रेविटी काम करेगी नीचे की तरफ वो ये नॉर्मल बैलेंस कर देगा। तो 1 kg ब्लॉक लेफ्ट जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स लेफ्ट की तरफ है? सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज अगेन टेंशन टी। क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है, टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एंड टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब हम दोनों ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख देंगे। तो 2 kg पे नीचे की तरफ फोर्स है 20। हमने सीखा है प्रीवियस लेक्चर में कि जिस तरफ मोशन होता है उधर की फोर्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो नीचे को पॉजिटिव मानेंगे, तो हम लिखेंगे 20। और ये टेंशन ऊपर की तरफ है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव माइनस टी इक्वल्स टू 2 × ए। सिमिलरली 1 kg ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। 1 kg ब्लॉक पर एक इक्वेशन तो है अलॉन्ग वाई एक्सिस, जिसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है। हमें दिख रहा है कि जो भी इसका वेट होना है नीचे की तरफ, दैट इज 1g यानी कि 10, वही नॉर्मल होना है। तो नॉर्मल विल जस्ट बी इक्वल टू 10। अब ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक ही फोर्स है इस पर, वो कौन सी है? दैट इज टेंशन। तो हम लिखेंगे टी पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि टी पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ इसका मोशन है उसी तरफ की फोर्स को हम लिख रहे हैं, तो इसलिए उस फोर्स को हम लेंगे पॉजिटिव। और इसके अलावा कोई फोर्स है नहीं इसमें, तो जस्ट टी इज इक्वल टू 1 × अगेन एक्सेलरेशन ए। क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन में पहले समझ लिया सेम ही होना है। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 20 विल बी इक्वल टू 3a, यानी कि यहाँ से आपको एक्सेलरेशन आ गई 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है। उसी तरीके से हम जब हमने एक्सेलरेशन निकाली तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन किसी भी क्वेश्चन में आप पुट कर दीजिए, तो टेंशन इज जस्ट इक्वल टू ए, तो टेंशन भी हो गया 20/3 न्यूटन। ओके। सो आई होप इट वॉज वेरी सिंपल कि जस्ट हमें क्या करना है, कंस्ट्रेंट देखना है कि दोनों एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम होना है, फोर्सेस नोट डाउन करनी है। जो फोर्स मोशन के डायरेक्शन में है उस फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, जो फोर्स मोशन के ऑपोजिट है उस फोर्स को हम नेगेटिव लेते हैं, हर एक बॉडी के लिए अलग अलग।
दो बॉडी थी, दोनों का हमने इक्वेशन लिखा और साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व कर दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ खास फर्क नहीं दोनों में, इट्स जस्ट कि वहाँ पर एक डिफरेंट कंस्ट्रेंट बनता है, बस वो आपको समझ जाना है। एक बार आपने वो समझ लिया, फिर आप कोई भी स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजली। सो गाइस, हमारे पास सामने सिचुएशन ये है कि एक ब्लॉक ए है जिस पर एफ फोर्स एक्ट कर रही है। वो ब्लॉक एक येलो रंग की स्ट्रिंग से एक पुली से अटैच्ड है, और ये जो पुली है इसके ऊपर से एक ग्रीन रंग की स्ट्रिंग पास हो रही है, और फाइनली वो ब्लॉक पी से अटैच्ड है, और ये जो एंड है ये फिक्स्ड एंड है। ओके, तो इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए कि इफ यू अप्लाई ए फोर्स एफ, अगर हम एक फोर्स एफ अप्लाई करें ऑन ब्लॉक ऑफ मास m1, तो फिर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? लेट्स से a1, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना क्रिएट होगा? लेट्स से t1। फिर ये जो दूसरी स्ट्रिंग है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही स्ट्रिंग चेंज होती है टेंशन बदल जाता है, तो इस दूसरी स्ट्रिंग में टेंशन कितना क्रिएट होगा? लेट्स से t2। और ये जो लास्ट में ब्लॉक b है जिसका मास m2 गिवन है, उसमें एक्सेलरेशन कितना क्रिएट होगा? लेट्स से a2। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब आप सोचिए कि जैसे ही आप एफ फोर्स अप्लाई कीजिएगा ऑन ब्लॉक ए, तो ये ब्लॉक कुछ डिस्टेंस मूव करेगा। मान लीजिए हैं वो डिस्टेंस x है, तो अगर ये ब्लॉक डिस्टेंस x मूव करेगा तो हमें सोचना ये है कि ये ब्लॉक b कितना डिस्टेंस मूव करेगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले जरा सोचें और फिर आप आगे का एक्सप्लेनेशन देखें। सो आई होप आपने कुछ सोचा। तो लेट्स से कि ब्लॉक ए मूव किया डिस्टेंस x अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स f। ये ब्लॉक ए इस येलो स्ट्रिंग के साथ डायरेक्टली इस पुली से अटैच्ड है। तो अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो इस स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, जो अभी तक हमने सीखा है। इसका मतलब कि उस लॉजिक के हिसाब से फिर ये पुली कितना डिस्टेंस मूव करनी चाहिए? इस पुली का भी डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? दैट शुड बी जस्ट x ओनली। तो ये पुली भी x डिस्टेंस ही मूव करेगी ना, क्योंकि ये पुली डायरेक्टली इस ब्लॉक ए से अटैच थी, और ये स्ट्रिंग जो बीच में है उसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता, तो फिर इस पुली को भी x लेंथ ही मूव करना है। ओके, अब आप सोचिए कि अगर ये पुली x लेंथ मूव की और जहां पर ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एंड से अटैच्ड है, तो फिर उस लॉजिक के हिसाब से ये ब्लॉक b कितना लेंथ मूव किया होगा? अब देखो ये पॉइंट फिक्स्ड है, यानी कि हम ठीक अगर इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो हमारे पास यहाँ तक एक पॉइंट आता है जो लेंथ पहले भी अवेलेबल था। यहाँ तक मान लेते हैं इस पॉइंट को हम पॉइंट 1, इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट 2। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट 1 था, यहाँ पर भी ये पॉइंट 2 था, तो यहाँ तक तो 1 से लेकर के 2 तक लेंथ एग्जैक्टली सेम है। फिर एक लेंथ होता है जो कि इस पुली के अराउंड वाइंड अप हो रहा है, तो ये लेंथ मान लेते हैं ये लोअर पॉइंट को 3। तो पॉइंट 2 से लेकर के पॉइंट 3 तक का लेंथ भी क्या है? वो अभी भी फिक्स्ड है ना, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो वो लेंथ अभी भी वाइंड अप हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर इस ब्लॉक बी का कुछ पोजीशन था, राइट? इसको मान लेते हैं हम पॉइंट 4। अब आप देखो कि ब्लॉक बी अपनी जगह से डिस्प्लेस तो हुआ है, वो तो दिख रहा है सामने, कितना डिस्प्लेस हुआ है? तो 1 से लेकर के 2 तक का लेंथ फिक्स्ड है, फिर ये जो कर्व पार्ट है उसका लेंथ फिक्स्ड है। लॉजिक हम सिंपली जानते हैं कि इस ग्रीन रंग की स्ट्रिंग का टोटल लेंथ सेम रहना है। तो फिर जो टोटल लेंथ सेम रहना है, इसका मतलब कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंथ कुछ दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट 2 से लेकर के लेट्स से इसको हम 2 डैश नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को 3 डैश नाम दे देते हैं। ठीक इस पॉइंट 2 से लेकर 2 डैश तक x लेंथ है, इस पॉइंट को हम 4 डैश नाम दे देते हैं। तो 4 डैश से लेकर के 3 डैश तक का लेंथ कितना होगा? वो भी एग्जैक्टली x के ही बराबर होगा ना। अब आप देखिए कि पहले फिगर में ये लेंथ आपको x और ये उसके नीचे x दिखाई नहीं दे रहा था। पहले फिगर में पॉइंट 2 के बाद सीधा कर्व पार्ट आ रहा था, अब पॉइंट 2 के बाद एक x लेंथ का स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, फिर कर्व पार्ट है, फिर फर्दर x लेंथ का स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट के बाद जितनी स्ट्रिंग है वो पॉइंट ब्लॉक बी तक जा रही थी। मतलब एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक्स्ट्रा लेंथ जो हमें दिखाई दे रहा है दैट इज 2x। तो ये 2x जब आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि कहां पर से आपका लेंथ कम हो रहा है? आपका लेंथ जो कम हो रहा है वो इस पॉइंट से कम हो रहा है कि पहले ब्लॉक बी यहाँ था,
अब ब्लॉक बी यहाँ पर है, तो ये लेंथ गायब हो गया। यहाँ पर पहले स्ट्रिंग थी, अब वहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, तो ये लेंथ जो डिसअपियर हो गया, लेट्स से दिस लेंथ इज y, है ना। तो इसका मतलब कि y ही क्या है, y जो आपका लेंथ है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ b। तो जस्ट कॉमन सेंस लगाओ कि इस पूरे स्ट्रिंग का लेंथ सेम रहना है, तो जितना एक्स्ट्रा लेंथ हमें दिखाई दे रहा है जो कि 2x है, उतना ही लेंथ डिसअपियर होगा ना, जो कि y होगा। इसका मतलब y क्या होना चाहिए, y शुड बी जस्ट इक्वल टू 2x। ठीक है, तो हुआ क्या, एक पुली x लेंथ डिस्प्लेस की, तो पुली के ऊपर से भी स्ट्रिंग चाहिए होता है हमें x लेंथ का, पुली के नीचे से भी हमें स्ट्रिंग चाहिए होता है x लेंथ का, बाकी कर्व पार्ट तक तो सेम रहा। तो ये अपीयर हुआ हमारे सामने स्ट्रिंग का लेंथ, ये कहाँ से आया, ये डेफिनेटली ये ब्लॉक बी एग्जैक्टली इतना ही लेंथ, यानी कि x प्लस एक्स 2x लेंथ डिस्प्लेस हुआ, ताकि वो 2x लेंथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जितना यहाँ से कम होगा उतना ही ब्लॉक बी डिस्प्लेस होगा और उतना ही आपको यहाँ पे लेंथ अपीयर होगा। तो लॉजिक हमने क्या सीखा कि अगर ब्लॉक ए एक्स लेंथ शिफ्ट किया, डिस्प्लेस हुआ, तो इस फिगर में ब्लॉक बी जो है वो 2x लेंथ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि बाय दैट लॉजिक अगर इसका एक्सेलरेशन a1 है, तो फिर इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दिस a2 विल बी एक्चुअली व्हाट, दिस a2 विल बी एक्चुअली ट्वाइस ऑफ a1। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जस्ट इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, इसका डिफरेंशिएशन आप d2y by dt2 will be equal to what, will be equal to twice of d2x by dt2। इसका मतलब क्या आ रहा है, that a2 equals to twice of a1। ठीक है, तो यही बात हमें समझनी थी कि अगर इस तरह के कंसेप्ट में जहां पर डायरेक्टली एक ब्लॉक पुली से अटैच्ड है, अगर उसका एक्सेलरेशन a है, तो फिर इसका मतलब कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, वो हो जाएगा 2a। ठीक है, सो दिस वाज द कंसेप्ट जो कि आप हमेशा जहन में रख सकते हैं। तो अब हमें बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब हम ब्लॉक ए का एफ बी डी ड्रॉ करें, तो ब्लॉक ए पे क्या फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ। टेंशन की अगर बात करें तो लेट्स से ब्लॉक येलो स्ट्रिंग में टेंशन T1 है एक्टिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस T1 को मान लेते हैं T। ओके, हमने सीखा है प्रीवियस लेक्चर में कि अगर एक पुली है जहाँ पर उसके एक तरफ इधर स्ट्रिंग है और यहाँ से फिर एक स्ट्रिंग ऐसे पास हो रही है, तो पुली पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होती है। तो अगर इधर टेंशन T है तो यहाँ और यहाँ पर टेंशन क्या होनी चाहिए, फिर यहाँ पर टेंशन होगी उतनी होनी चाहिए, लेट्स से ये T डैश है तो फिर इधर भी क्या होगी, T डैश ही होगी, क्योंकि यही सेम ग्रीन रंग की स्ट्रिंग जा रही है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों टेंशन यानी कि T2 प्लस T2 या T डैश बोलें यहाँ पर, उसको मैंने अगर ऑलरेडी नाम दे दिया है T2 तो T डैश आप भूल जाइए, इसको हम T2 ही कहते हैं। तो T2 आपको ऊपर से भी लग रहा है, T2 नीचे से भी लग रहा है, यानी कि ट्वाइस ऑफ T2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू T1, या T1 को अगर हमने T कह दिया तो इसका मतलब कि T2 विल बिकम T/2। तो जो स्ट्रिंग डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसमें जो भी टेंशन होती है, जो स्ट्रिंग वाइंड अप होकर ऊपर से जा रही होती है उसमें टेंशन हमेशा हाफ हो जाती है। लॉजिक क्या है कि नेट फोर्स आपको बैलेंस करना है, तो इधर से जो भी टेंशन T है, इस साइड से दोनों एंड से टेंशन का सम क्या होना चाहिए, T के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये T2 था, तो ट्वाइस ऑफ T2 शुड बी इक्वल टू T, तो T2 हो गया हमारा T/2। तो फिर उस लॉजिक के हिसाब से अगर ब्लॉक बी को हम देखेंगे, तो ब्लॉक बी पर मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ब्लॉक बी पर एक ही तरफ फोर्स कौन सी काम कर रही है, ये स्ट्रिंग काम कर रही है यहाँ पर, ये ग्रीन रंग वाली, और ये स्ट्रिंग का टेंशन हमने कितना निकाला इन टर्म्स ऑफ T, दैट इज T/2। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन लिखनी है। तो ब्लॉक ए के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ब्लॉक ए के लिए हम लिख सकते हैं दैट F माइनस T इक्वल्स टू M1 इंटू A1 को हमने A मान लिया। अब सेकंड ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, सेकंड ब्लॉक बी पर जो फोर्स काम कर रही है अलॉन्ग द मोशन दैट इज T/2। ओके, दैट शुड बी इक्वल टू M2। अब ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन है ट्वाइस ऑफ A1, यानी कि हम क्या लेंगे 2a। तो यही बस एक फ़र्क था इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में,
कि यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों का सेम था, यहाँ पर एक्सेलरेशन में फ़र्क है। तो जब भी इस तरह का कंस्ट्रेंट इक्वेशन होगा, कंस्ट्रेंट सिचुएशन होगा, हम पहले एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालेंगे। हमेशा आप देखोगे कि क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि अगर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए होगा तो दूसरे का डबल हो जाएगा, कभी हाफ हो जाएगा या 3 टाइम्स हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। नॉर्मली इसी तरह पैटर्न पे होता है। उसके बाद फिर इक्वेशन लिखने का तरीका आपका सेम है, जो फोर्स अलॉन्ग द मोशन है उसको पॉजिटिव, जो अपोजिट द मोशन है उसको नेगेटिव। तो ये आपका दो इक्वेशन बन गया। इन दोनों को हम सिंपली क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। जब आपको m1 m2 की वैल्यू गिवन होगी, आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल a और जस्ट t, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, तो जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल थे, हमें a1 भी नहीं पता था, a2 भी नहीं पता था, t1 भी नहीं पता था, t2 भी नहीं पता था, लेकिन हमने जस्ट इक्वेशन लगाया जो बेसिक फिजिक्स है, तो वो 4 वेरिएबल बेसिकली एक बन गए। तो ये a1 a2 के बीच में हमें रिलेशन मिल गया, जिससे कि एक वेरिएबल कम हो गया, और t1 t2 का रिलेशन हमें पता है कि t2 विल बी t/2। तो हर एक क्वेश्चन को आपको बस ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे अंडर डिफरेंट कंस्ट्रेंट सिचुएशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।